अब हम डिस्कस करेंगे कार्बोनेट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनकी सॉल्युबिलिटी। तो आप सभी को पता है सॉल्युबिलिटी के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी शुड बी मोर देन लैटिस एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिपेंड करता है साइज़ पर, जितना छोटा साइज़ होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो बेरिलियम का साइज़ सबसे छोटा है तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर आपका मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, स्ट्रॉन्सियम आयन, और सबसे कम हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी किसकी, बेरियम आयन की, क्योंकि इसका साइज़ सबसे बड़ा है। अगर हम इसी फैक्टर को कंसीडर करें तो बेरिलियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और बेरियम कार्बोनेट की सबसे कम। अब जो दूसरा फैक्टर है वो है आपका लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी का मतलब इनके बीच का बॉन्ड। ठीक है, अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो उसी तरह से जैसे हमने सल्फेट में डिस्कस किया था कि जो कार्बोनेट आयन है उसका साइज़ कैसा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, और जो मैग्नीशियम आयन, जब हम बेरिलियम से मैग्नीशियम पे जाते हैं, मैग्नीशियम से कैल्शियम पे जाते हैं, कैल्शियम से स्ट्रॉन्सियम पर जाते हैं, और स्ट्रॉन्सियम से किस पे जाते हैं, बेरियम पे जाते हैं, तो साइज़ में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लैटिस एनर्जी लगभग कैसी रहती है, कांस्टेंट, एक जैसी। और आप यहाँ पर कह सकते हो कि जो इनडायरेक्टली ये बात कह सकते हो कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करेगी डायरेक्टली किस पर, हाइड्रेशन एंथैल्पी पर। जिसकी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो बेरिलियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, दीज आर soluble due to high hydration enthalpy, and barium carbonate it is insoluble due to low hydration enthalpy। अब अगर मैं बात करूं इनकी थर्मल स्टेबिलिटी की, ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, साइज ऑफ कैटायन के। ठीक है, साइज ऑफ कैटायन या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ कैटायन। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी इसकी थर्मल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर जो बेरियम है Ba, इसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर या फिर साइज़ है वो कैसा, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है तो ये कार्बोनेट के साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा, स्टेबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अगर स्टेबल बॉन्ड बनाएगा तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, लगभग 1633 केल्विन पर ये क्या होता है, डिकम्पोज होता है। ठीक है, बेरियम ऑक्साइड में और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। अब जो बेरिलियम कार्बोनेट है इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है, क्योंकि जो बेरिलियम है इसका साइज़ क्या है, सबसे छोटा है। ठीक है, तो छोटा साइज़ होने के कारण इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कैसी है, सबसे कम है। और इसका जो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर है वो 373 केल्विन से भी कैसा है, कम है। ठीक है, तो BeCO3 को अगर आप सिंपल एयर में रखोगे तो वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, इसीलिए जो बेरिलियम कार्बोनेट है उसे कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में रखा जाता है, क्योंकि सिंपल एयर में ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा।